आज से हम एनसीईआरटी बुक्स पढ़ाने की शुरुआत कर रहे हैं और हम ये शुरुआत कक्षा 6 की हिस्ट्री की बुक से करेंगे। देखो, कक्षा 6 में हिस्ट्री की 3 बुक्स हैं। उसमें है एक है हमारा राजस्थान और दूसरी बुक है हमारे अतीत भाग फर्स्ट, क्योंकि भाग सेकंड कक्षा 7 में दे रखा है तो भाग फर्स्ट कक्षा 6 में है। और तीसरी किताब है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। तो हम इन तीनों को आपको शुरू से पढ़ाएंगे, हर लेसन को हम इसमें पढ़ाएंगे। तो हम सबसे पहले दोस्तों हम आपको पढ़ाने की शुरुआत करेंगे हमारे अतीत भाग फर्स्ट से, क्योंकि हमारा अतीत भाग सेकंड कक्षा 7 में दिया गया है और भाग फर्स्ट कक्षा 6 में दिया गया है। तो दोस्तों, सभी तरह के जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, जितने भी हमारे रीट है, आरटेट, सीटेट, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, सभी में इन्हीं बुक्स में से क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। ये किताबें जो हैं आपकी तैयारी को मजबूती प्रदान करेंगी। देखो, मेरे पास ज़्यादा संसाधन तो नहीं है कि मैं आपको वाइट बोर्ड या डिजिटल बोर्ड से पढ़ा सकूं। मैं आपको डायरेक्ट बुक्स से पढ़ाऊंगी और आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आप खुद बुक्स पढ़ रहे हैं, मतलब आपको एक ओरिजिनलिटी महसूस होगी। ठीक है, हम पूरा लेसन पढ़ेंगे और साथ साथ मोस्ट क्वेश्चन का एनालिसिस भी करेंगे। तो आइए लेसन फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। देखो, हमारे अतीत में आपको बता देती हूँ कि 11 लेसन है। ठीक है, आपको दिख रहे हैं ना, ये सबसे पहला लेसन है कब, कहाँ और कैसे, और उसके बाद ये 11 लेसन है जिसमें लास्ट है इमारतें, चित्र तथा किताब। तो हम प्रत्येक लेसन को पढ़ेंगे और पूरा लेसन पढ़ने के बाद साथ साथ जो बीच में क्वेश्चन आंसर आएंगे उनका भी एनालिसिस करेंगे। तो हम लेसन फर्स्ट शुरू करते हैं। लेसन फर्स्ट का नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो इसको शुरू करने से पहले मैं आपको एक अच्छी सी मोटिवेशनल शायरी सुनाती हूँ, उसके बाद हम इस लेसन को शुरू करेंगे। हौसलों के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो, हौसलों के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो, हार जाओ चाहे ज़िंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद ज़िंदा रखो। तो दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ हम लेसन की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, हम लेसन फर्स्ट पढ़ते हैं डायरेक्ट बुक से। आपको ऐसा लगेगा जैसे आप खुद बुक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो रशीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। सुर्खी यानी हेडलाइंस। हम अखबार पढ़ते हैं तो कोई हेडलाइंस पे हमारी निगाह जाती है ना। तो रशीदा की निगाह पड़ी कि 100 साल पहले, यानी 100 साल पहले क्या हुआ था। वे सोचने लगी, ये कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। कैसे जान सकते हैं हम कि इतने साल पहले, 100 साल पहले, तब तो हम जिंदा भी नहीं होंगे, हमारे पेरेंट्स भी जिंदा नहीं होंगे, तब क्या हुआ था। तो कैसे पता लगाएं, ये जानने के लिए कल क्या हुआ था। तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। भाई, हम ये जानना चाहते हैं कि कल क्या हुआ, कल की क्या न्यूज़ है, तो हम रेडियो सुनते हैं ना, अखबार सुनते हैं, टेलीविज़न, अखबार पढ़ते हैं या टेलीविज़न देखते हैं। साथ ही ये जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो, यानी उसको पिछले साल क्या हुआ इसके बारे में पता हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ ये कैसे जाना जा सकता है। अब 100 साल पहले क्या हुआ ये कैसे जान सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमें कोई बहुत मुश्किल से पता चलेगा, कोई तो बता नहीं सकता कि 100 साल पहले क्या हुआ था। तो अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटकों, शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। यानी इन सब के बारे में हम जान सकते हैं। यही नहीं, हम ये भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन कौन से खेल खेलते थे, कौन कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन कौन से गीत गाते थे। जैसे हमारे जो बुज़ुर्ग होते हैं, दादा दादी होते हैं, उनसे हम पूछते हैं ना कि आपके ज़माने में कौन कौन से खेल खेल जाते थे, कैसे रस्म व रिवाज होते थे, कैसे शादियाँ होती थी। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम जान सकते हैं। तो लोग कहाँ रहते थे, अब हम सोचते होंगे ना कि लोग कहाँ रहते थे। तो नर्मदा नदी का पता लगाओ। अब
टू पे मानचित्र फर्स्ट दे रखा है इसमें, तो उसमें पूछ रहे हैं कि नर्मदा नदी का पता लगाओ। कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रहे हैं। अब देखो क्वेश्चन क्या बन रहा है कि कई लाख वर्ष पहले लोग किस नदी के तट पर रहते थे, तो नर्मदा नदी के तट पर। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे। संग्राहक किसे बोलेंगे? इकट्ठा करने वालों को, जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे, यानी वहाँ पे जो आसपास जो विशाल जंगल थे उसको वो जानते थे, वहाँ से वो संग्रह किया करते थे। अपने भोजन के लिए जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। संग्रह यानी इकट्ठा करते थे। वे जानवरों का आखेट भी करते थे। तो देखो जानवरों का आखेट करते थे यानी शिकार के साक्ष्य कहाँ से मिले? नर्मदा घाटी से, नर्मदा नदी के आसपास से। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बन जाएगा कि आखेट के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो नर्मदा नदी से। ठीक है, अब देखो आप मानचित्र में देख रहे होंगे ना कि मध्य भारत में नर्मदा नदी बह रही है। ये नर्मदा नदी है, यहाँ से शिकार के साक्ष्य प्राप्त हुए, यहाँ कुशल संग्राहक रहा करते थे। ठीक है, तो अब हम आगे पढ़ते हैं कि अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। अब देखो यहाँ भी क्वेश्चन बन रहा है कि सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ कहाँ पर है, तो उत्तर और पश्चिम में। तो हमें डायरेक्शन मालूम होना चाहिए कि उत्तर कौन सा है और पश्चिम कौन सा है। तो देखो ऊपर होता है उत्तर दिशा, इधर होती है पश्चिम दिशा। तो उत्तर और पश्चिम कौन सी पहाड़ियाँ आ गई? सुलेमान और किरथर। सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ किधर है? उत्तर पश्चिम में। हमें डायरेक्शन पता होना चाहिए। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान है जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। अब देखो नया क्वेश्चन बनाए कि गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना कब प्रारंभ किया, तो 8000 वर्ष पूर्व। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। अब ये भी क्वेश्चन बन रहा है कि कौन से पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया, तो गाय, भेड़, बकरी, बैल। ये लोग गाँवों में रहते थे। उत्तर पूर्व में, अब देखो उत्तर और पूर्व, अब कौन सी डायरेक्शन आ गई? उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्यन पहाड़ियाँ का पता लगाओ। अब ये भी क्वेश्चन बन रहा है कि गारो पहाड़ियाँ कहाँ हैं और विंध्यन पहाड़ियाँ कहाँ हैं, तो उत्तर पूर्व। तो देखो यह उत्तर है, अपन ने भी बनाया था ना, ये तो उत्तर थी, ये पश्चिम थी। अब देखो ये उत्तर और ये पूर्व, तो इधर कौन सी पहाड़ी आ गई? गारो, गारो पहाड़ी आ गई ना इधर। और मध्य भारत में यहाँ पे कौन सी है? विंध्यन। कौन सी पहाड़ी आ गई यहाँ पे? विंध्यन पहाड़ी। तो अपन को पता होना चाहिए कि उत्तर पूर्व में गारो पहाड़ियाँ हैं, उत्तर पश्चिम में किरथर और सुलेमान पहाड़ी है, और मध्य में विंध्यन पहाड़ी है। कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र जहाँ कृषि का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। अब देखो कितना अच्छा क्वेश्चन बन रहा है कि सबसे पहले चावल उपजाया गया, वे स्थान विंध्यन के उत्तर में स्थित था। कहाँ था वो? विंध्यन के उत्तर में स्थित था। जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया वह स्थान कहाँ था? विंध्यन के उत्तर में स्थित था। अब मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। अब देखो सिंधु की सहायक नदियाँ कौन सी है? सिंधु नदी हिमालय पर्वतमाला की तरफ से आती है, तो उसकी सहायक नदियों का पता लगाओ। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी। अब देखो मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। अब देखो सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ, तो सहायक नदियाँ किसे कहते हैं? तो सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। ठीक है, जैसे कि ये सिंधु नदी आ रही है, एक बड़ी नदी है ये, और इसमें इधर से इधर से इधर से इधर से जो नदियाँ आ गई, छोटी छोटी नदियाँ मिल गई, ये क्या कहलाई? इसकी सहायक नदियाँ कहलाती हैं। तो लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। तो ये क्वेश्चन क्या बन गया कि आरंभिक नगर कहाँ फले फूले? तो सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों के आसपास। गंगा व इसके सहायक नदियों किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व। अब ये देखो क्वेश्चन बन सकता है कि गंगा और उसके सहायक नदियों किनारे समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास कब हुआ? तो लगभग 2500 वर्ष पूर्व। और इधर कब हुआ? 4700 वर्ष पूर्व। तो हमको ये जानकारी होना चाहिए ना, क्या पता डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए इसी में से। देखो गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। अब देखो नया क्वेश्चन अब बन गया कि गंगा की सहायक नदी कौन सी है? सोन नदी। ठीक है, गंगा की सहायक नदी सोन नदी। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान बिहार में नाम से जाना जाता था। देखो प्राचीन काल में मगध को किस नाम से जानते थे? प्राचीन काल में मगध कहलाता था, वर्तमान बिहार, जो अभी वर्तमान में बिहार कहलाता है, वो प्राचीन काल में मगध कहलाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। तो ये बहुत शक्तिशाली राज्य था ये मगध।
और बहुत ही उपजाऊ प्रदेश था मगध। इसके ऊपर सभी राजाओं की नज़र रहती थी। तो ये गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र कहलाता था मगध। अब देखो नदियाँ भी आसपास बहती हैं, तो नदियों के आसपास का क्षेत्र तो होता ही उपजाऊ है। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से से तक यात्रा की। देखो लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी वे यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। तो देखो दोस्तों, चाहे कितनी ही प्रॉब्लम आए, पर्वत आ जाए, पहाड़ियाँ, लेकिन वो यात्रा करना था तो करते थे। उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं था। उसी तरह हमारे लिए भी कुछ भी असंभव नहीं है। अगर हम भी ठान लें कि हमें कुछ बनना है तो हम ज़रूर बनेंगे, क्योंकि IAS जो बनते हैं वो भी तो हमारे जैसे ही होते हैं ना, कोई अलग थोड़ी होते हैं। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थीं। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग देखो, अब कुछ लोग जो क्या करते थे, कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। हम भी जाते ना कि वहाँ पे कुछ नई चीज़ मिलेगी देखने को, जाते ना यात्रा करते हैं, तो इसी तरह वो भी यात्रा करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। एक दूसरे के विचार भी हम जान पाते हैं दूसरी जगह जाते हैं तो। आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं? अब देखो वर्तमान में लोग यात्राएं क्यों करते हैं? पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। देखा ना हमने, हमारे भारत की जो प्राकृतिक सीमाएं, उसको पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र निर्माण करते ना। देखो ऊपर तो है हिमालय पर्वतमाला, इधर है जैसे इधर की तरफ हिंद महासागर है, इधर अरब सागर, इधर बंगाली खाड़ी, तो सब इसकी सीमा बना रहे हैं ना। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके। वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के इसी आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे। अपनाते ना, एक दूसरे के विचारों को देखते हैं, कोई चीज़ देख लेते हैं तो हम उसको अपनाने लग जाते हैं ना। अब देखो देश के नाम, अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। अब ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि हम अपने देश के लिए किन नामों का प्रयोग करते हैं, तो इंडिया और भारत। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, तो किससे निकला है इंडिया शब्द? इंडस से। छोटा क्वेश्चन बन सकता है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। इंडस को संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। अब जो हमारा नक्शा उसमें ईरान और यूनान कहाँ है, इसका हमें पता लगाना है। तो लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर, अब देखो उत्तर और इधर पश्चिम आने वाले ईरानियों, अब ईरान इधर ही होगा मतलब कि, तो इधर से जो आए हैं वो कौन है? ईरानी। और यूनानियों ने सिंधु को इंदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा है। यानी जो यहाँ पे रहते थे सिंधु, यूनानियों ने सिंधु को क्या कहा था? इंदोस, और नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। अब ये क्वेश्चन बन सकता है कि भारत नाम का प्रयोग किसके लिए किया जाता था। अब हमें ऑप्शन पता ही नहीं होंगे तो हम तो कुछ भी लगा देंगे ना। तो उत्तर पश्चिम में, यानी उत्तर और पश्चिम, इधर उत्तर इधर पश्चिम, इस तरफ रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था भारत नाम का प्रयोग। इस समय का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में मिलता है। देखो सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। यानी संस्कृत की सबसे आरंभिक कृति है ऋग्वेद। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। यानी भारत का प्रयोग पहले किस में मिलता है? ऋग्वेद में, और बाद में इसका प्रयोग किसके लिए होने लगा? देश के लिए। अब देखो अतीत के बारे में कैसे जानें, तो अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती थी। तो अब देखो क्वेश्चन बन सकता है, पांडुलिपि किसे कहते हैं? जो पुस्तकें हाथ से लिखी हों उसे क्या कहेंगे? पांडुलिपि। अब अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मेन्यू स्क्रिप्ट शब्द लेटिन शब्द मेनू, जिसका अर्थ है हाथ से।
हाथ है और इससे निकला है। तो मैन्युस्क्रिप्ट किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का। ये पांडुलिपियां प्राय ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है। अब देखो ये क्वेश्चन सीटेट में भी आ चुका है कि पांडुलिपियां किस पर लिखी होती थी। तो सब एक तो ऑप्शन है ताड़पत्रों पर, और अगर ये ना हो तो भुर्ज नामक पेड़ की छाल पर। अब हमें पता ही नहीं होगा कि भुर्ज कोई पेड़ भी है, हम पढ़ेंगे रीड करेंगे तभी तो पता चलेगा ना कि ताड़पत्र पे और भुर्ज नामक पेड़ की छाल पर ये लिखी होती थी। अब देखो आप ये देख रहे हो, ये एक पेड़ की छाल है, इसके ऊपर ये जो लिखी हुई है ये क्या है? ये पांडुलिपि लिखी हुई है। अब देखो इसके बारे में जानते हैं हम। इसके बारे में लिख रहा है कि ये जो पांडुलिपि है, ताड़पत्र से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ है ये पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। अब सोचो, हम तो 100 साल पहले की सोच रहे थे, ये तो कब की है? 1000 वर्ष पहले की। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। भुर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकते हो। तो अभी आपको जो मैंने पांडुलिपि दिखाई थी ना, वो वाली, ये भुर्ज पेड़ की छाल से बनी हुई पांडुलिपि है। ठीक है दोस्तों, इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई। अब जाहिर सी बात है, लकड़ी की बनी है, लकड़ी में कीड़ा लग जाता है, तो कीड़ों ने खा लिया, कुछ वैसे गलकर नष्ट हो गई। फिर भी ऐसे कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध हैं। प्राय ये पांडुलिपियां मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं। अब देखो ये भी क्वेश्चन बन गया है, पांडुलिपियां अधिकतर कहाँ प्राप्त होती हैं? तो मंदिरों और विहारों में। बौद्ध वगैरह रहते हैं ना, ये बौद्धिस्ट, उनके रहने के स्थान को क्या बोलते हैं? विहार बोलते हैं। और मंदिरों में ये पांडुलिपियां प्राप्त हुई। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं वे व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से क्या बना कि इनमें विषय क्या होते हैं, पांडुलिपि में क्या क्या बातें होती हैं? तो धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में हैं। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। अब देखो ये क्वेश्चन क्या बन रहा है कि जो संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं अधिकतर तो, और कुछ प्राकृत और तमिल में है। और नया क्वेश्चन क्या बना कि आम लोग किस भाषा का प्रयोग करती थी? तो प्राकृत भाषा का। ये आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन रीट, सिटेट, आर्टेट ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन यहीं से उठते हैं और हमको पता ही नहीं होता कि क्वेश्चन कहाँ से आ गए। तो आम लोग किस चीज़ का प्रयोग, कौन सी भाषा का प्रयोग करते हैं? प्राकृत भाषा का। अब देखो हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हों। अभी तो हमने पढ़ी थी पांडुलिपियां, अब हम क्या पढ़ रहे हैं? अभिलेख। जो पत्थर पर लिखे होते हैं वो लेख क्या कहलाते हैं? अभिलेख। जैसे आपने सुना होगा ना, अशोक के अभिलेख, अशोक के स्तंभ लेख। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस पर उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें तथा उनका पालन कर सकें। कुछ अन्य प्रकार के जो अभिलेख थे जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए। यानी उदाहरण के लिए प्राय शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे। तो देखो ये शिलालेख आप देख रहे हो ना, ये जो शिलालेख है लगभग 2250 वर्ष पुराना, ये अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। तो ये शिलालेख कितना पुराना है? 2250 वर्ष पुराना है और ये अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। ये अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। मौर्य साम्राज्य में जो अशोक महान हुआ था उसके ही आदेश पर ये जो शिलालेख है उत्कीर्ण करवाया गया था। इस शासक के विषय में हम अध्याय 8 में पढ़ेंगे। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं और लिपियां अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती हैं। जब हम कुछ बोलते अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अराइमेक नामक 2 भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है। तो अगर पूछे कि अशोक का यह अभिलेख जो अफगानिस्तान कंधार से मिला है किस लिपि में है, तो यूनानी तथा अराइमेक नामक 2 भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है। क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे? ऐसा करवाने में क्या कठिनाइयाँ आती थी? अब कठोर सतह पर लेख लिखवाने के कुछ लाभ भी होते थे और उसमें बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ भी आती होंगी। तो इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थीं। ऐसी वस्तुओं का
अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातात्विद कहलाता है। क्या कहलाता है? पुरातात्विद। जो अतीत में बनी प्रयोग में लाई गई वस्तुएं होती हैं उनका जो अध्ययन करता है वो पुरातात्विद कहलाता है। पुरातात्विद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते थे। अभी क्वेश्चन बन सकता है कि पुरातात्विद किसका अध्ययन करते थे? तो पत्थर और ईंट से बनी इमारतों और अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते थे। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते थे। खुदाई होती है ना, जैसे आपने सुना होगा सिंधु घाटी सभ्यता में जो खुदाई की गई थी उसमें बहुत से पत्थर, क्या कहते हैं, मोहरें प्राप्त हुई थी, बहुत से बर्तन वगैरह प्राप्त हुए थे, सामान मिले थे। तो इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती है। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट ना होने वाले होते हैं, क्योंकि जो धातु से बने होते हैं तो कठोर होते हैं और जल्दी नष्ट नहीं होते हैं। पुरातात्विक जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। इनमें से उन्हें ये जानने में भी मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे तथा वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। अब हार्ड चीज़ तो मिल जाएगी, लेकिन पर अन्न, अनाज वगैरह ये कहाँ से मिलेंगे? ये तो गल जाते हैं। तो देखो आगे आपको एक चित्र बताती हूँ, उसमें देखना आप। देखो ये आप चित्र देख रहे हैं ना, ये मटका है। तो बाएं एक प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र। इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व होता था। दाएं एक पुराना चांदी का सिक्का है। एक तो चांदी का सिक्का है पुराना, और हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्कों से एक सिक्का कैसे भिन्न है? तो इस तरह के सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व होता था। ये जो सिक्का है इसका प्रयोग कब होता था? 2500 वर्ष पूर्व। अब आज के सिक्के में और सिक्के में कितना अंतर है? देखो आज के सिक्के तो गोल होते हैं, जो सांचे में बने होते हैं, और ये सिक्का टेढ़ा मेढ़ा है, जो कि किसी धातु से बनाया गया होगा। और ये क्या है? एक पात्र है जो पहले के ज़माने में लोग प्रयोग में लिया करते थे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमें खुदाई में प्राप्त हुई हैं। तो अतीत एक या अनेक। अब अतीत कैसे हो सकते हैं? एक है या अनेक। क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? क्या है शीर्षक? हमारे अतीत। पुस्तक का शीर्षक है ये हमारे अतीत। हमारा अतीत भी हो सकता था, लेकिन हमारा नहीं, हमारे अतीत। तो इसका मतलब क्या हुआ? अतीत एक भी हो सकता है और अनेक भी हो सकता है। यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। हमारे अतीत शब्द का प्रयोग किस लिए किया गया है? बहुवचन के रूप में। तथा ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। भाई अलग अलग लोग होते हैं, सबके लिए अलग अलग मायने होते हैं हर चीज़ के। उदाहरण के लिए पशुपालक अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारियों के जीवन से बहुत भिन्न था। भाई राजा रानियों का जीवन अलग होगा, किसानों का अलग होगा, व्यापारियों का अलग होगा और शिल्पकारों का अलग। सबके जीवन अलग अलग होते हैं, सबकी जीवन शैलियाँ अलग अलग होती हैं। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। हम आज भी देखते हैं सबके रीति रिवाज अलग अलग हैं, अलग अलग सबके त्यौहार भी हैं और सबके घर की परंपराएं सब कुछ अलग अलग होती हैं। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। तो अंडमान निकोबार में ज़्यादातर जनजातियाँ रहती हैं, तो वो लोग शिकार से मछलियाँ पकड़ के अपना भोजन तैयार करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है। उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। जो शासक होते थे उस समय के राजा महाराजा, वो अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। तो हमें पता चलता है ना, जो प्राचीन काल में जो लड़ाइयाँ हुई हैं, कब हुई, किस किस के मध्य हुई, हम सबको पता कैसे चलता है? क्योंकि वो लेखा जोखा रखते थे, हमको उनके लिखे हुए प्राप्त हुए हैं। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं ना। अब जैसे हम सबसे पहले जितने भी प्राचीन युद्ध हुए उन सब के बारे में जानते हैं। अब तराइन का युद्ध कब हुआ था उसका बारे में हमको पता है, पानीपत का युद्ध कब हुआ था, तो वो सब लिखे हुए मिलते हैं, इसलिए तो हमें पता चला है ना उनके बारे में। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे
आम आदमी प्राय अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। अभी छोटे मोटे लोग हैं, ये क्या लेखा जोखा रखेंगे। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। तो इन लोगों के बारे में कैसे प्राप्त हुआ हमें जानकारी? पुरातत्ववादियों से। उन्होंने खुदाई करी, उन्होंने रिसर्च किया, तब हमको पता चला कि उनका जीवन किस तरीके का था। अब देखो तिथियों का मतलब। अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष, जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगे। ठीक है, तो वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। यानी ईसा मसीह का जब जन्म हुआ था उसके आधार पर वर्ष की गणना की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व, यानी ईसा का जन्म हुआ उसके पहले की जितनी भी तिथियां हैं वो क्या कहलाएंगी? ईसा पूर्व। और उसके बाद भी ईसवी, उसके बाद जो बनता है ईसवी होता है, के रूप में जानी जाती थी। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। ठीक है, अब देखो इतिहास और तिथियां। अंग्रेजी में बीसी, हिंदी में ईसा पूर्व का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट। बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व होता है। कभी कभी तुम तिथियों से पहले एडी, हिंदी में ईसवी लिखा पाती हो। ये एनो डोमिनी नामक 2 लैटिन शब्दों से बना है तथा इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। यानी एडी ईसा मसीह के जन्म के वर्ष, और ईसा पूर्व यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले। ठीक है, बिफोर क्राइस्ट है ना, बिफोर यानी पहले होता है ना, क्राइस्ट यानी ईसा। कभी कभी एडी की जगह सीई तथा बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है। तो ये भी कॉमन एरा और एरा होते हैं। तो सी अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा है ना, सीई, सी यानी कॉमन, ई से एरा, और बीसी का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है। इसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट यानी वर्तमान से पहले से है। तो ये याद करने की तो ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है, लेकिन पर हमें पता होना चाहिए कि इनका मतलब क्या होता है। हम लिख तो देते हैं ईसा पूर्व, पर हमें पता ही नहीं है कि ईसा पूर्व क्या है। ठीक है, बीसी क्या है, एडी क्या है, तो हमें पता होना चाहिए कि ईसा के जन्म से पहले ईसा पूर्व। ठीक है, और ईसवी जो होता है वो ईसा के जन्म के बाद, एडी ईसा के जन्म के बाद। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं। तो देखो दोस्तों, लेसन तो अपना कंप्लीट हो चुका है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो हम देख लेते हैं। तो देखो अन्यत्र बातें क्या है इसमें। जैसा कि हमने पहले पढ़ा, अभिलेख कठोर सतहों पर उत्कीर्ण करवाए जाते हैं। हमने देखा था ना, पत्थर की कठोर सतहों पर अभिलेख उत्कीर्ण करवाए जाते थे। इनमें से कई अभिलेख कई सौ वर्ष पूर्व लिखे गए थे। सभी अभिलेखों में लिपियों और भाषाओं का प्रयोग हुआ है। किसका प्रयोग हुआ है? लिपियों और भाषाओं का। समय के साथ साथ अभिलेखों में प्रयुक्त भाषाओं तथा लिपियों में बहुत बदलाव आ चुका है। अब देखो, समय के साथ साथ लिपियाँ भी बदलती हैं और भाषाएं भी बदलती हैं। ठीक है, पहले संस्कृत हुई, पाली आई, प्राकृत आई। ठीक है, बहुत सारी भाषाएं बदल गई। विद्वान ये कैसे जान पाते हैं कि क्या लिखा था? इसका पता अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने की एक प्रक्रिया द्वारा लगाया जा सकता है। एक प्रक्रिया होती है, उससे पता चलता है, मतलब सिंबल से वो पहचानते हैं। इस प्रकार से अज्ञात लिपि को जानने की एक प्रसिद्ध कहानी उत्तरी अफ्रीकी देश मिस्र से मिलती है। अब देखो ये क्वेश्चन बन गया कि मिस्र कौन सा देश है? उत्तरी अफ्रीकी। कहाँ का देश है? उत्तरी अफ्रीकी देश है मिस्र। लगभग 5000 वर्ष पूर्व यहाँ राजा रानी रहते थे। अब देखो ये एक लिपि है, इसमें कुछ सिंबल बन रहे हैं। देखो आप देख रहे हो ना, इसमें ये वाला शेप है, इसके लिए पी है, और देखो टाइगर के लिए एल शब्द है, ये लॉयन बन रहा है ना, इस पर एल, यहाँ भी एल है, यहाँ भी एल है। ये देखो क्रो है, इसके लिए यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है। और बहुत से मतलब कि बहुत से जो सिंबल है वो सेम है, तो उससे पहचान सकते हैं ना कि किसके लिए क्या प्रयोग हुआ होगा। देखो मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेट्टा नाम का एक कस्बा है। अभी क्वेश्चन बन सकता है रोसेट्टा कस्बा कहाँ पर है? तो मिस्र के उत्तरी तट पर। यहाँ से एक ऐसा उत्कीर्ण पत्थर मिला है जिस पर एक ही लेख 3 भिन्न भिन्न भाषाओं तथा लिपियों यानी यूनानी मिस्री लिपि के 2 प्रकारों में है। कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते थे। उन्होंने बताया कि यहाँ राजाओं तथा रानियों के नाम
एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं, इसे कारतूस कहा जाता है। अब देखो ये क्वेश्चन बन सकता है, किसी भी एग्जाम में आ जाए, कारतूस किसे कहा जाता है? तो राजा और रानियों के छोटे से फ्रेम में दिखाए गए नाम कारतूस कहलाते हैं। इसके बाद विद्वानों ने यूनानी तथा मिस्री संकेतों को अगल बगल रखते हुए मिस्री अक्षरों की समानार्थक ध्वनियों की पहचान की। जैसा कि तुम देख सकते हो, अभी हमने देखा था ना कि एल अक्षर के लिए शेर और ए अक्षर के लिए चिड़िया के चित्र बने हैं। एक बार जब उन्होंने ये जान लिया कि विभिन्न अक्षर किन के लिए प्रयुक्त हुए हैं, तो आसानी से अन्य अभिलेखों को भी पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने देखा कि कौन से अक्षर किसके लिए ज़्यादा प्रयोग हुए, तो वो उनको पढ़ सके। अब देखो उपयोगी शब्द है कुछ। देखो हमने पढ़ा था ना, यात्रा, पांडुलिपि, अभिलेख, पुरातत्व, इतिहासकार, स्रोत, अज्ञात लिपि का अर्थ निकालना। ठीक है, ये क्या है? महत्वपूर्ण शब्द है। अब देखो कुछ महत्वपूर्ण तिथियां भी हैं, अभी मैंने आपको समझाया था ना, वो महत्वपूर्ण तिथियां भी हैं इसमें। तो देखो कृषि का आरंभ 8000 वर्ष पूर्व हुआ था। हमने पढ़ा था ना कृषि का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले थे? सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर 4700 वर्ष पूर्व के हैं। गंगा घाटी के नगर मगध का बड़ा राज्य 2500 वर्ष पूर्व, वर्तमान लगभग 2000 वर्ष पूर्व। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन आंसर। तो अब हम छोटे क्वेश्चन आंसर करते हैं, देखते हैं आपने कितना सीखा है। बड़े क्वेश्चन आंसर हम नहीं करेंगे। छोटे क्वेश्चन से नर्मदा घाटी, अब इसको सुमेलित करना है। तो नर्मदा घाटी में हमने क्या पढ़ा था? आखेट तथा संग्रहण। हमने पढ़ा था ना कि नर्मदा घाटी में सबसे पहले आखेट और संग्रहण संग्राहक रहते थे वहाँ पे, याद आया आपको? अब देखो मगध, तो मगध के बारे में क्या पढ़ा था कि मगध पहला बड़ा राज्य था, जो वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? बिहार के नाम से। पहला बड़ा राज्य था ना मगध। अब देखो गारो पहाड़ियाँ, गारो पहाड़ियाँ के बारे में हमने क्या पढ़ा था? वहाँ आरंभिक कृषि के साक्ष्य मिले हैं। और उसी के वहाँ विंध्य के उत्तर में क्या मिला था हमको? चावल के साक्ष्य, जो सबसे पहले चावल उगाया गया था। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ, अब सिंधु और इसकी सहायक नदियों के पास क्या मिला था? प्रथम नगर के साक्ष्य। गंगा घाटी, तो गंगा घाटी के यहाँ पढ़ा था हमने, लगभग 2500 वर्ष पूर्व के नगर मिले थे। ठीक है, तो आपको सब याद होगा। आई होप आपकी लेसन समझ में आया होगा और आपको पसंद भी आया होगा। अब मैं एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ती हूँ, उस क्वेश्चन को आपको कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर देना है। ठीक है, तो क्वेश्चन है जो कि मैंने आपको समझाया भी था कि इंडिया शब्द किस शब्द से निकला है और इसे संस्कृत में क्या कहते हैं। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और आपको मुझे बताना है कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, आपको मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लगा, आपको ऐसा महसूस हुआ कि आप खुद बुक्स पढ़ रहे हैं। तो आप मुझे ज़रूर अपनी राय दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करते रहें। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक गुड बाय।